कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, शाबाश। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ओवरहेड्स। ओवरहेड नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है और इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। वी कैन डिवाइड दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स, राइट? एक हमारा ओवरऑल ओवरहेड्स का जो हमारा एप्रोप्रिएशन है वो सब, और दूसरा मशीना रेट। सो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो हम शुरू करते हैं ओवरहेड्स। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, वेरी इजी चैप्टर, एंड इसके अंदर सिर्फ समझना है। आप अगर अपने कुछ फ्रेंड से मिलेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे ओवरहेड, अरे यार वो तो ओवरहेड निकल गया। अरे ओवरहेड उन्हीं बच्चों के निकलेगा जो रट्टा मारेंगे। जो बच्चा इस चैप्टर का रट्टा मारने की कोशिश करेगा बिना समझे, ये चैप्टर डेफिनेटली आपको मुश्किल लगेगा। मगर अगर आप इसे लॉजिक समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के आप आगे बढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। मतलब कि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो सीए इंटर या सीए फाइनल के एग्ज़ाम भी दे रहे होते हैं और वो कई बार मेरे पास आते हैं, मैम ओवरहेड तो बस समझ में ही नहीं आया। अरे क्या बात कर रहे हो, ओवरहेड से आसान तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो सिर्फ मेरे पास सिर्फ 7 मिनट बैठते हैं एंड आई जस्ट गिव देम द होल पिक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड देन उनको समझ में आता है, अरे जो मैं इतना सब टेंशन ले रहा था ये तो ऐसे 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 है, एंड देन द होल पिक्चर बिकम्स वेरी क्लियर। सो दैट मीन्स इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। हमारे को सिर्फ रट्टाफिकेशन करके काम नहीं करना है, राइट? सो सबसे पहले तो समझते हैं ओवरहेड है क्या। बेटा जी आपको ये बात पहले से ही पता है, कॉस्ट शीट के साथ आपने पढ़ी थी। ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट के साथ तकलीफ ये है कि ये प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। सो दे आर नॉट आइडेंटिफाइड विद प्रोडक्ट्स, राइट? ये प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं। अगर ये प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे को डालना तो प्रोडक्ट पे ही है। मान लीजिए, सपोज करिए मेरी कंपनी ये ड्यूरासेल की बैटरीज बना रही है, राइट? अब कैसे भी करके, चाहे इसके ऊपर जो इसके ऊपर लगा वो तो मुझे मालूम है दिस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, बट इसकी कंपनी ड्यूरासेल कंपनी के अंदर बहुत सारे ओवरहेड्स हैं, जैसे मैनेजर की सैलरी हो गया, लाइट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, क्लीनिंग हो गया, सुपरविजन हो गया। अब ये सारी चीज़ें इस बैटरी पे आइडेंटिफाइड नहीं है। क्या आप इसको देख के बता सकते हैं? इसके अंदर बता सकते हैं कितना लीड लगा है, कितना इसके ऊपर मेटल लगा है, वो सारा। थोड़ा अगर आप इंजीनियर है तो फटाफट खोल के बता देंगे कि देखिए मैम इस एक बैटरी के अंदर ये कंपोनेंट्स है विच इज़ आइडेंटिफाइड। लेबर कितनी लगती है इसको बनाने में, वो भी आइडेंटिफाइड है, बट सुपरविजन कितनी लगी अकाउंट से। क्लीनिंग ऑफिस पूरी फैक्ट्री कितना खर्चा हुआ, यू कैन से लुकिंग एट दिस प्रोडक्ट, राइट? सो इस प्रोडक्ट को देखते हुए आप नहीं जज कर सकते कि इसके ऊपर क्या ओवरहेड लग रहा है। नाउ अब मगर सारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे सारे खर्चे, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, डलना तो इसी बैटरी के ऊपर ही है। तभी जब ये सेल होगा तो कंपनी प्रॉफिट कमा पाएगी। अगर इसके ऊपर सारा खर्चा, टोटल कॉस्ट नहीं डला, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो अल्टीमेटली कंपनी प्रॉफिट तो कमा ही नहीं सकती। सो माय पॉइंट इज दैट आई हैव टू फाइंड आउट द ओवरहेड्स on each of the product, right? I have to find the overheads on each of the product. So the aim of this chapter is to learn how to put the indirect cost, that is the overheads, on the product. कैसे सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट से आइडेंटिफाइड नहीं था, कैसे उस प्रोडक्ट पे डलेगा, हाउ विल बी दिस ओवरहेड बी एलोकेटेड ऑन द प्रोडक्ट कॉस्ट, राइट? सो अगर हमारे को ये जानना है, मतलब ओवरहेड के बारे में पता करना है, तो फिर हम अब क्या करेंगे? सो दिस इज डन इन डिफरेंट स्टेप्स. This is done in
फॉलोइंग स्टेप्स। कैसे करेंगे मैम? नंबर 1 इज एलोकेशन, number 1 is allocation, and number 2 is apportionment. Number 2 is apportionment. Number 3 is redistribution. And number 4 is absorption. Absorption, right? Allocation, apportionment, redistribution and absorption. ये 4 हमारे स्टेप्स हैं जहाँ सारी कॉस्ट को डाला जाएगा। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये 4 स्टेप्स क्या हैं। सो इसके लिए लेट्स गो टू अ फैक्ट्री। सपोज करिए एक ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री है, राइट? यू हैव गॉट वेरियस डिपार्टमेंट्स। सपोज करिए पहले है हमारा ब्रेड डिपार्टमेंट, एक पूरी बेकरी है। सपोज देयर इज अ फुल बिग बेकरी, राइट? ब्रिटानिया, यू कैन सो ऑन सो फोर्थ, सो मेनी थिंग्स। ब्रेड, केक भी बना रहे हैं वो लोग, बिस्किट भी बना रहे हैं, राइट? सो बट दे हैव देयर HR डिपार्टमेंट ऑल्सो, and they have their repair and maintenance department also. Now ये डिपार्टमेंट्स मैंने बांट दिए, इनके पास मान लीजिए 5 डिपार्टमेंट। आपको पता है कि ये जो 3 डिपार्टमेंट हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या है बेटा? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। सो दीज 3 आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, while these 2 आर सर्विस डिपार्टमेंट्स। सो सर्विस डिपार्टमेंट क्या? सर्विस डिपार्टमेंट वो जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, रादर ये सबको हेल्प कर रहे हैं, राइट? सो हमें समझ में आया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट क्या? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो जो सब चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं। सर्विस डिपार्टमेंट वो जो उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? सो जैसे ये बेकरी हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम इनको कहते हैं कॉस्ट सेंटर्स। क्या कहते हैं बेटा? कॉस्ट सेंटर। से पहले मुझे जानना जरूरी है कि ये कॉस्ट सेंटर क्या चीज है, राइट? व्हाट आर कॉस्ट सेंटर? सो दीज आर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, दिस इज सर्विस कॉस्ट सेंटर। सो व्हाट इज अ कॉस्ट सेंटर? सबसे पहले तो ये जाने कि कॉस्ट सेंटर क्या है। कॉस्ट सेंटर इट इज अ सेंटर or a department on which the cost is allocated. ये वो सेंटर है या वो डिपार्टमेंट है जहां पर कॉस्ट डाली जाएगी, राइट? दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट सेंटर। जैसे अभी हमने दिया प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर। सो ये सब क्या है? कॉस्ट सेंटर। जैसे आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़े तो प्रोसेस कॉस्टिंग दिखेगा प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। सो ये तीनों क्या बन गए? कॉस्ट सेंटर्स। प्रोसेस 1 कॉस्ट सेंटर, प्रोसेस 2 कॉस्ट सेंटर, प्रोसेस 3 कॉस्ट सेंटर। एक और वर्ड आता है, इसको कहते हैं कॉस्ट यूनिट। क्या आता है बेटा? कॉस्ट यूनिट। तो कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन कहती है इट इज अ यूनिट in which the cost is expressed. ये एक ऐसा यूनिट है जहां पर कॉस्ट को डाला जाएगा, where the cost is expressed, right? जैसे दूध कैसे लाते हैं, राइट? पर लीटर रुपीज इतना पर लीटर, रुपीज 50 पर लीटर, रुपीज 60 पर लीटर, राइट? ओके। आप वीट कैसे लाते हैं? पर केजी या पर टन, राइट? सो ये हो गए कॉस्ट यूनिट। तो कॉस्ट यूनिट हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक सिंपल कॉस्ट यूनिट और एक कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, राइट? व्हाट इज अ सिंपल कॉस्ट यूनिट? जहां पे सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हो मेजर करने का, राइट? सो सिंपल कॉस्ट यूनिट इज अ कॉस्ट यूनिट जहां पर एक ही क्राइटेरिया, जैसे हमने कहा केजी, लीटर, मीटर, टन्स, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल कॉस्ट यूनिट। जहां हम पर केजी ले रहे हैं, पर लीटर ले रहे हैं, पर मीटर ले रहे हैं, पर टन ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल कॉस्ट यूनिट। कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, जैसे कि जो जहां पे 2 चीजें मिक्स्ड हैं, जैसे हम अगर सपोज करिए
अपनी ट्यूशन फीस भरते हैं, सो ट्यूशन फीस के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पर सब्जेक्ट, पर स्टूडेंट भी चार्ज होता है और पर सब्जेक्ट भी चार्ज होता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट से चार्ज के लिए सारे सब्जेक्ट्स अलाउड है, दैट इज नॉट देयर। सो पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट, या कुछ टीचर्स पर आवर भी लेते हैं, तो पर स्टूडेंट पर आवर। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि किसकी भरी जा रही है, राइट। सपोज करिए अगर हम मशीन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो मशीन डिपार्टमेंट जहाँ मशीन बहुत इंटेंसिव होती हैं वहाँ पे सारी कॉस्ट पर मशीन पर आवर निकाली जाती है, इसको हम कहते हैं पर मशीन आवर। ओके, सो जहाँ पर दो चीज़ें कंबाइंड हैं, जैसे बस है, तो बस कैसे लेती है? पर पैसेंजर लेती है और उनका पर किलोमीटर का हिसाब किताब भी होता है, जितनी दूर जाना है उतना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज पर पैसेंजर किलोमीटर। सो इस तरह के जहाँ पर मैनी क्राइटेरिया, दो से ज़्यादा क्राइटेरियाज हमारी कॉस्टिंग के अंदर बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। सो यूजुअली जब सिंपल कमोडिटीज़ की बात होती है तो हम सिंपल कॉस्ट यूनिट लेते हैं, बट जहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट करना होता है वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं जी? वहाँ पर हम कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट यूज़ कर रहे हैं। वी आर यूजिंग द कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट वर्ड। ओके, नाउ अब सिंपल पहले मैं कॉस्ट सेंटर पे वापस आ जाती हूँ। जैसे मैंने बताया था प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर। अब इनके ऊपर वापस बात करते हैं। सपोज करिए ब्रेड की कोई कॉस्टिंग लग रही है, सपोज ब्रेड पे कोई सुपरविजन लग रही है, तो उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो कहाँ डलेगी? ब्रेड के ऊपर। और केक के ऊपर होगी तो हम सारी की सारी उसकी कॉस्टिंग केक पर डालेंगे और बिस्किट पर डालेंगे। और ऑब्वियसली एचआर में कुछ सुपरविजन है तो वो उसकी कॉस्टिंग एचआर में डालेगी और रिपेयर मेंटेनेंस में डालेगी। इसको कहते हैं एलोकेशन। क्या बेटा बोलते हैं? एलोकेशन। तो एलोकेशन क्या हुआ? अब हम कॉस्ट सेंटर्स की बातें शुरू कर रहे हैं। कॉस्ट सेंटर पे कैसे कॉस्ट डलेगा? एलोकेशन, राइट, वेयर द कॉस्ट आइडेंटिफाइड with the department, with the cost center are taken to that cost center, right? So जहां पर हमारी कॉस्ट सेंटर पे डाली जा रही है उसको हम कहते हैं एलोकेशन, राइट? सो व्हाट इज एलोकेशन? एलोकेशन इज अ प्रोसेस। अब आप बोलोगे डायरेक्ट कॉस्ट और एलोकेशन में फर्क क्या हुआ? बेटा डायरेक्ट कॉस्ट तो प्रोडक्ट के ऊपर डलता है, ये डिपार्टमेंट पे डल रहा है, ये ब्रेड डिपार्टमेंट पे डल रहा है, ये ब्रेड पे नहीं डल रहा है, राइट? सो एलोकेशन इज द कॉस्ट आइडेंटिफाइड विद द कॉस्ट सेंटर आर टेकन टू दैट कॉस्ट सेंटर। ब्रेड डिपार्टमेंट का जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो ब्रेड डिपार्टमेंट पे डलेगा, तो उसको एलोकेशन बोलेंगे। बट देन कम्स अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है? अपोर्शनमेंट का मतलब होता है द कॉमन ओवरहेड्स, जो हमारे कॉमन इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, आर डिवाइडेड ऑन द कॉस्ट सेंटर्स in some definite ratio. This is called as apportionment. This is called as what बेटा? apportionment. जहां पर हमारे जो कॉमन ओवरहेड्स हैं वो सारे के सारे कॉस्ट सेंटर्स में किसी रेशियो में बांटे जाएंगे, और किसी रेशियो में बांटे जाएंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपॉर्शनमेंट, राइट? सो अपॉर्शनमेंट क्या चीज है? अपॉर्शनमेंट होता है किसी रेशियो में बांटना। फॉर एग्जाम्पल द रेंट आर डिवाइडेड इन फ्लोर एरिया। एक डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, एक डिपार्टमेंट बहुत छोटा है, तो ऑब्वियसली आप पूरा रेंट सारा एक डिपार्टमेंट में थोड़ा ना डालेंगे। अगर सपोज कोई कॉमन फैक्ट्री है, फैक्ट्री का एक रेंट जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? बड़े डिपार्टमेंट में ज़्यादा खर्चा डालेंगे रेंट का और छोटे डिपार्टमेंट में कम खर्चा डालेंगे। सो ऑन सम क्राइटेरिया, राइट? ये क्राइटेरिया क्या होंगे वो भी मैं बताऊंगी। फिर आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन, बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट
अब एक बात बताइए, जितने भी हमारे सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस कॉस्ट सेंटर्स थे वो किसके लिए काम कर रहे हैं? कर तो प्रोडक्शन के लिए रहे हैं ना। अगर रिपेयर मेंटेनेंस वाला जाता है, वो ब्रेड वालों की भी कोई मशीन खराब हो रही है तो उसको रिपेयर करके आ रहे हैं, अगर केक वालों के भी कुछ ट्यूबलाइट्स खराब हो उसको ठीक करके आ रहे हैं। सो रिपेयर मेंटेनेंस तीनों डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे एचआर तीनों डिपार्टमेंट के वर्कर को संभाल रहा है, उनकी सैलरी बनाना है, उनको प्रमोशन देना है, काम करना है। सो दैट इज एचआर's ड्यूटी, राइट? सो एचआर डिपार्टमेंट इज हेल्पिंग ऑल द लेबर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। ऑब्वियसली हमारी सर्विस डिपार्टमेंट खुद के लिए काम तो कर नहीं रहा, ना ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इनका सारा खर्चा किसको बियर करना चाहिए? ऑब्वियसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को बियर करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही तो काम कर रहे हैं। सो व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर रीअपोर्शनड या रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इसको रीअपोर्शन भी बोलते हैं या रीडिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, राइट? आर डिस्ट्रीब्यूटेड on production cost centers या production departments, it is called as redistribution. It is called as redistribution, right? So अब मैं आपको समझाती हूँ कि जितना भी ओवरहेड था उसको हमने बांटा है। प्रोडक्ट पे नहीं बांटा, किससे बांटा है? डिपार्टमेंट से बांटा है। सो हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन and other is secondary distribution. So primary distribution and other is secondary distribution. Okay, so what is primary distribution? Primary distribution is having two parts, that is allocation and दूसरा is apportionment. Allocation and दूसरा is apportionment, राइट? जहां पर डिपार्टमेंट का जो खर्चा है डिपार्टमेंट बेटा, दैट इज एलोकेशन। कॉमन था सारे डिपार्टमेंट्स में रेशियो में बेटा, दैट इज अपॉर्शनमेंट। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली द रीडिस्ट्रीब्यूशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीडिस्ट्रीब्यूशन, right? And this redistribution is of two types, direct and inter-department services. मान लीजिए यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, 2 है, 3 है और सर्विस डिपार्टमेंट S1 और S2 है। तो S1 is working for P1, P2 and P3 and S2 is also working for P1 and P2 and P3, right? So जहाँ पे हमारा सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डल रहा है P1, P2, P3, this is called as direct, and जब सर्विस डिपार्टमेंट P1, P2, P3 पे डल रहा है that is called as, that is basically डायरेक्ट। सब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। पर इंटर डिपार्टमेंट सर्विसेज क्या चीज़ है? इंटर डिपार्टमेंट सर्विसेज है जहाँ पर देयर आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स P1, P2, P3 and there are service department S1 and S2. So S1 is giving services to P1, P2 and P3 and also to the service department 2, while S2 is giving to P1 and P2 and P3 and also to the service department S1. मतलब कि S1 S2 के लिए काम कर रहा था और S2 भी S1 के लिए काम कर रहा था अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अब ऐसे केसेस को कैसे क्या हैंडल करेंगे अभी हम करेंगे। सो पहले हमें समझना है अपॉर्शनमेंट के क्या क्या रेशियोज होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है, कैसे कैसे किस किस रेशियो में बटेगा वो हमें देखना है। एलोकेशन तो सिंपल है, जिस डिपार्टमेंट का होगा उसी पे डाल देंगे, बट अपॉर्शनमेंट में हमने कहा था डिवाइडिंग इन सर्टेन रेशियो, डिवाइडिंग इन सर्टेन रेशियो। अब हमें समझना है कि कौन सा खर्चा भैया कौन से रेशियो में जाता है, हमें उसका भी काम करना है। सो अगर आप अपनी थियरी देखें
So you can see in the beginning of the chapter I have given you a table. अब देखिए ज़रा. So almost third page of this chapter I'm given you a table of the apportionment. अब ये ओवरहेड का ये जो बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट कह रहा है, ये क्या कह रहा है? बोलता है कि जो ओवरहेड्स हैं वो अलग अलग रेशियोज में बढ़ते हैं. कौन से रेशियो में बढ़ेंगे ये देखना ज़रूरी है. तो सबसे पहले जो मेरे पास ओवरहेड आ रहा है वो आता है रेंट एंड रेट्स. रेंट एंड रेट्स ऑलवेज गोज इन द रेशियो ऑफ फ्लोर एरिया. कौन से रेशियो में जाता है बेटा? फ्लोर एरिया के रेशियो में जाता है. उसके बाद आता है हीटिंग एंड लाइटिंग. हीटिंग एंड लाइटिंग, राइट. सो ओवरहेड है हमारा हीटिंग लाइटिंग. बच्चे, हीटिंग लाइटिंग का मतलब कोई फर्नेस नहीं होता. हीटिंग लाइटिंग का मतलब होता है बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स, राइट. आप देखते हैं बल्ब्स गर्म हो जाते हैं. नॉर्मली एलईडी वगैरह लाएंगे तो वो गर्म हो जाते हैं. सो दैट इज हीटिंग. एंड लाइटिंग बेसिकली जनरल ट्यूबलाइट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं हीटिंग लाइटिंग. सो डिपेंड्स ऑन द लाइट पॉइंट्स. अब आप क्या करिए, अपने घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसको डिवाइड करने की कोशिश करिए हर रूम पर. आप किसी भी रूम में, जैसे सपोज करिए बेडरूम में रहेंगे, अपने अपने रूम में जाएंगे तो आप देखेंगे मैम 2 ट्यूबलाइट्स हैं. बट अगर ड्राइंग रूम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा 5 ट्यूबलाइट्स हैं. सो ऑब्वियसली ये जो खर्चा है वो 2:5 के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, राइट. सो डिपेंड्स कि कौन सी जगह पर कितने लाइट पॉइंट्स हैं. उसके सब लाइट पॉइंट्स क्या होंगे? जैसे मेरे अभी यहाँ पर आप देखिए देयर आर सो मेनी ट्यूबलाइट्स. आई कैन काउंट द ट्यूबलाइट्स. देयर इज एसी. यहाँ पे एसी का लाइट हो गया. फिर यहाँ पे कैमरा पॉइंट है, यहाँ साउंड पॉइंट है, यहाँ पे मेरा राइटिंग पॉइंट है. इन सब की जो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स हैं मैं सबको ऐड ऑन कर देती हूँ. एंड दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू, आई कैन कंपेयर द अदर रूम्स एंड आई कैन फाइंड आउट कि इस रूम पे क्या कॉस्ट लगेगा, है ना. सो दिस इज लाइट पॉइंट्स. फिर उसके बाद अगर लाइट पॉइंट्स ना मालूम हो मैम क्वेश्चन में, तो अपन लेते हैं फ्लोर एरिया. हम बोलते हैं जितना बड़ा रूम होगा उतना ज़्यादा खर्चा होगा लाइट का. ये तो सिंपल है. तो वैसे लाइट पॉइंट्स आर अ प्रेफरेबल सोर्स. बट अगर लाइट पॉइंट ना दे रखा हो देन यू कैन यूज फ्लोर एरिया. देन आता है सुपरविजन. सुपरविजन किस पर डिपेंड करेगा? सुपरविजन वर्किंग आवर्स पर डिपेंड करेगा. जितने आवर्स जिसके हैं उस पर डिपेंड करेगा. या फिर जितना बड़ा डिपार्टमेंट उसकी सुपरविजन उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है. इसलिए सुपरविजन विल डिपेंड ऑन द फ्लोर एरिया और द वर्किंग आवर्स. देन कम्स इंश्योरेंस या फिर डेप्रिसिएशन. इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन किस रेशियो में जाएगा? दे विल ऑब्वियसली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ असेट. डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट, 20%, राइट. इंश्योरेंस भी इसी असेट की वैल्यू का परसेंटेज पे निकलता है. इसीलिए दे आर ऑल डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ परसेंटेज. अब आता है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग. अगर पूरी बिल्डिंग है और उसका इंश्योरेंस हुआ हुआ है तो मेरा डिपार्टमेंट जहाँ पे डलना है उसका एरिया कितना बड़ा था वो ले सकते हैं. क्योंकि हर एरिया की अलग अलग कॉस्ट निकालना. पूरी बिल्डिंग में सपोज 5 फ्लोर्स एंड 5, हर फ्लोर के अंदर 5 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट हैं. अब हर फ्लोर की अलग अलग डिपार्टमेंट की कॉस्टिंग मतलब वैल्यू ऑफ असेट निकालना तो मुश्किल हो जाएगा. हर रूम की कितनी वैल्यू होगी दैट यू कैन नॉट डिसाइड. सो इट्स बेटर यू डिवाइड ऑन द फ्लोर एरिया. देन कम्स पावर. नॉर्मल अपनी अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, वैसे इसका पावर होता है इट डिपेंड्स ऑन द किलोवाट आवर्स, राइट. किस डिपार्टमेंट में कितने किलोवाट आवर्स हैं या फिर हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स. सो जो भी कुछ दिया होगा हमारे को मंजूर है, किलोवाट या हॉर्स पावर मशीन्स. देन कम्स लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और कंज्यूमेबल स्टोर्स. लुब्रिकेटिंग ऑयल या फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स. इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कंज्यूमेबल स्टोर्स वगैरह, इस तरह की सभी चीज़ें आती जाती हैं या तो मशीनार, जितने ज़्यादा मशीन काम करेगी उन पर डलेगा, और या फिर वैल्यू ऑफ मशीन. क्योंकि जितनी महंगी मशीन होगी उसका स्पेयर पार्ट या उसकी ऑयल ग्रीसिंग वगैरह उतना ज़्यादा कॉस्टली होएगा. आप समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में मिक्सी है तो सिंपल मिक्सी की कॉस्ट ही 1500 है. अगर छोटा मोटा कोई सर्विसिंग भी जरूरत पड़ता है 100-150 में हो जाता है. बट इफ यू टॉक अबाउट योर एसी,
अगर वो 25,000 का एसी है तो उसके सिंपल मेंटेनेंस पे भी आपके 3-4,000 लग जाने हैं, राइट। सो डिपेंड्स अपॉन कि कितनी ज़्यादा वैल्यू ऑफ मशीन है, उसके हिसाब से सारा खर्चा बांटा जाता है। इसके अलावा जनरल ओवरहेड्स का मतलब होता है बेटा नॉर्मल खर्चे, चाय पानी के, क्लीनिंग के, इस तरह के। ये ज़्यादा खर्चे वहाँ ज़्यादा होते हैं जहाँ पर वर्कर ज़्यादा हैं, राइट, या फिर लेबर आवर्स। सो ये सब डिपेंड करते हैं वेजेस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर खर्चे वहाँ ज़्यादा हैं जहाँ पर लेबर ज़्यादा है, राइट। इस तरह से कैंटीन एक्सपेंसेस वगैरह आ गया, कुछ भी आपने वर्कर्स को कैंटीन एक्सपेंसेस वगैरह अलाउ कर रखे हैं। सो दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वर्कर्स। भाई ऑब्वियसली जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतने उसके हिसाब से उनका खर्चा भी ज़्यादा होगा, राइट। अगर आप चावल दाल खिला रहे हैं तो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वर्कर्स कि कितने चाय पिला रहे हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स, राइट। फिर इसके अलावा आता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो वो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल के रेशो में, क्योंकि जहाँ मटेरियल ज़्यादा कॉस्टली है वहाँ पर उसके इनडायरेक्ट मटेरियल भी कॉस्टली होता है। और अगर इनडायरेक्ट वेजेस है तो इट शुड गो इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस, राइट। सो इस तरह से हमने अपनी इनडायरेक्ट चीज़ों को रेशियो में डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट चीज़ों के रेशियो में बांट दिया है। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन और द सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिपेंड करती है नेचर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर, और अब आपको इसको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ऑल्दो मैंने यहाँ पर आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बट नॉर्मली आपको डिपेंड करेगा कि आपके सर्विस डिपार्टमेंट किस तरह के सर्विसेज किसको दे रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको खुद जजमेंटल होना पड़ेगा। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि जो रेशो हम बांट रहे हैं ये कोई रटा रटाया रेशो नहीं है, ये हमारे कॉमन क्राइटेरिया हो गया जहाँ पर वो खर्चा डिपेंड करता है, राइट। ऑन विच फैक्टर आर दीज एक्सपेंसेस डिपेंडेंट अपॉन। अगर ये खर्चे डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, जिस भी क्राइटेरिया पर डिपेंड कर रहे हैं, उस क्राइटेरिया के अंदर हमने अपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर सारा खर्चा बांटा। अब कैसे खर्चा बटना है, लेट्स सी, एंड लेट्स सी आवर क्वेश्चन। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये खर्चा बटेगा। आर यू विद मी? यस मैम, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The following are obtained from the books of a sweet bakery company for the year end 31st March. Calculate the departmental overhead rate for each of the production departments, assuming that the overheads are recovered as a percentage of direct wages. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं आपको, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पॉइंट्स, असेट वैल्यू, एरिया ऑक्यूपाइड। आप देखिए इसमें से सिर्फ इनडायरेक्ट मटेरियल एक ओवरहेड है, बाकी सब तो सिर्फ डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट कुछ चीज़ें दे रखी हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉइज, लाइट पॉइंट्स, ये सब डेटा दे रखा है। द एक्सपेंस ऑफ द ईयर आर, आपको एक्सपेंसेस कॉमन खर्चे सारे दे रखे हैं। आपको बताया गया है नीचे apportion the expenses of department D in the ratio of 4:3 and that of E in the ratio of direct wages to the ABC. So चलिए हम बांटना शुरू करते हैं। This is distribution of overheads. Now A, how many departments are there? 5 ma'am. B, then comes C, D and E, A, B, C, D, E. So what are the overheads and what is the ratio? सबसे पहले देखिए आपके उस ऊपर वाले टेबल में कोई इनडायरेक्ट खर्चा तो नहीं है मैम, इनडायरेक्ट मटेरियल है, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है ऑब्वियसली ये खर्चा होगा।
this is a given ratio. How much? This is 2000, 1500, 800, 450 and 270. Right? This is the indirect material. So आपने इसको as it is ले लिया. This is allocation. क्या करा हमने इसको? हमने इसको as it is लिया है. तो basically ये क्या हुआ? ये तो allocation हुआ, क्योंकि हमारे को पता था हमने किसी रेशियो में नहीं बांटा, जो था वो डाल दिया. अब नीचे से उठाना शुरू करते हैं. स्टोर्स ओवरहेड. देखिए स्टोर ओवरहेड कौन से रेशियो में जाना चाहिए? तो सब बच्चे अपने रेशियो डिसाइड करेंगे. स्टोर ओवरहेड शुड गो इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. राइट? सो डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो हम बांटते हैं. दिस इज 400. इट शुड गो इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. यस और नो? यस मैम. तो चलिए डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांटना शुरू करते हैं. डायरेक्ट मटेरियल इज 3000, 2500, 2000 एंड वेयर इज माई कैल्सी. चलो आइए डिवाइड करना शुरू करते हैं. दिस गोज इन द रेशियो ऑफ मटेरियल. 400 है बांटा मैंने. 120, 100, देन 80, 60 एंड 40. राइट? बट गया? यस मैम. कैसे बांटते रेशियो में आता है ना? 400 डिवाइड बाय टोटल इंटू ईच करते चलिएगा. सो आराम से निकल आएगा. नेक्स्ट आता है हमारा मोटिव पावर. दैट मीन्स पावर. पावर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स. यस मैम. सो इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स हमें दिए हुए हैं और किलोवाट आवर्स इज 8000, 6000, 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 2 22 प्लस 3 25 और खर्चा है 1500. 1500 डिवाइड बाय 25,000 इज इक्वल टू 0.6. सो लेट्स स्टार्ट. किलोवाट आवर्स 480. दिस इज 360. This is 360, this is 120 and this is 180. नेक्स्ट खर्चा आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग. लाइटिंग के लिए लाइट पॉइंट्स होने चाहिए. लाइट पॉइंट्स दिए हुए हैं. यस मैम. लाइट पॉइंट्स क्यों नहीं दिए हुए? बिल्कुल दिए हुए हैं. लाइट पॉइंट्स के टोटल करते हैं. लाइट पॉइंट्स इज 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 5 प्लस 5 50 हो गया. राइट? और खर्चा है हमारा 200. दैट मीन्स 200 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 4. सो 400 इंटू 10 इज इक्वल टू 40. 4 इंटू 15 इज 60. दिस इज ऑल्सो 60 एंड दिस इज 20 एंड दिस इज 20. ओके. नेक्स्ट कम्स लेबर वेलफेयर. लेबर वेलफेयर. अब हमें लेबर वेलफेयर की बात करनी है. लेबर वेलफेयर है हमारा 3000 रुपीज एंड गोज इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. What is the number of employees? 200 plus 150 350. 350 plus 150 is 500 plus 50 plus 50 is 600. Right? So 600 और यहाँ पर लेबर हमारे पास लेबर वेलफेयर दिया हुआ था 3000. So 3000 divided by 600 is equal to 5. So I have to just multiply. लेबर वेलफेयर मीन्स वही कैंटीन वगैरह खर्चा हो गया. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे डाल दिया. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे डालना शुरू करते हैं. दिस इज इट 5. सो दिस बिकम 1000. 150 into 5 750, then 750 and 5 is 250 and that is 250. Next comes labor welfare done. Then comes depreciation. So where is the depreciation going? Depreciation goes in the ratio of asset value. Asset value. This is a asset value is 50,000, 30,000 plus 20,000, that is 1 lakh plus 120. अब हमारा depreciation आ रहा है 6,000. So 6,000 divide by 1,20,000 into 50,000 is equal to 2,500. Right? Then 1,500, then 1,000 and then 500 and then 500. Is it okay? Yes ma'am. चलिए अब नेक्स्ट क्या आ रहा है अपने पास? रिपेयर मेंटेनेंस. रिपेयर मेंटेनेंस
also goes in the asset ratio. So ये dot 1200 डिवाइड बाय 1,20,000 आके आएगा, right? This is 500, 300, 200, 100 and 100. Okay, next, general overheads. General overheads goes in the ratio of direct wages, right? So what is the direct wages? 7 plus 6, 13, 13 plus 5, 18 plus 1 plus 1, 20,000. So 10,000 divide by 20,000, just half. So मैं simple divide कर रही हूँ, मेरे को तो कैलसी की जरूरत भी नहीं पड़ रही है. 3,000, 2,000, 500 and 500 and 500. बट गया? यस मैम. तो चलिए जी, ये भी हमारा रेडी हो गया है. I'm extending my lines because मेरा काम अभी आगे बाकी है. जनरल ओवरहेड के बाद क्या आया? जनरल ओवरहेड के बाद आया रेंट एंड टैक्सेस. Rent and taxes goes in the ratio of floor area. What is area occupied? 800 plus 600, 1400 plus 600, 2000, 2000 plus 2400. That is 1/4. 200, 150 and 150 and 50 and 50. राइट? ये सारी चीजें हमने डाल दी हैं. इनडायरेक्ट मटेरियल में पहले ही डाल चुकी थी. अब एक बात बताती हूँ. अब देखिए, जैसे कि सपोज करिए एचआर डिपार्टमेंट है. अब एचआर डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट मटेरियल था वो क्या था? मे बी पेन, मे बी स्टेशनरी. बट क्या वो ब्रेड, बिस्किट और केक के साथ आइडेंटिफाइड था? नो. वो पेन को जो एचआर यूज कर रहा है उसको मैं ब्रेड पे कैसे डालूं? वो तो ओवरहेड ही है. सो इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ओवरहेड होते हैं. क्या 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 क्या? दोबारा सुनाओ मैम. रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज अ सर्विस डिपार्टमेंट. यस मैम. रिपेयर मेंटेनेंस का डायरेक्ट मटेरियल क्या है? ग्रीस, ऑयल. क्या ये ब्रेड, बिस्किट और केक पे आइडेंटिफाई हो सकता है ग्रीस? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं. इसका मतलब जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट के हैं, दे आर ऑल्सो ओवरहेड्स फॉर द प्रोडक्ट. सो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नहीं बेटा. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्रेड के ऊपर जो मटेरियल लगा है वो तो ऑब्वियसली ब्रेड बनाने पे लगा है, और केक पे जो मटेरियल लगा है वो केक का लगा है. मगर जो सर्विस डिपार्टमेंट में मटेरियल लगा है वो तो ऑब्वियसली हमारे नहीं डल सकता. वो दैट इज अ ओवरहेड. सो इट बिकम्स 1,500 and 1,000 and wages is 1,000, 1,000. डू यू अंडरस्टैंड? सो अब आपने पीटीआर लिखना है बेटा जी. व्हाट इज द पॉइंट टू रिमेंबर? राइट डाउन अ पीटीआर. I'm just going on my next page and I'm writing down my PTRs. PTR. What is PTR? Number 1, the direct expenses of service department are also overheads. डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट. सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो सब क्या है? हमारा ओवरहेड है. तो चलिए आइए मैं टोटल कर देती हूँ सबका. सो लेट्स टोटल इट अप. सो लेट्स टोटल. दिस इज कमिंग आउट टू बी 10,340. टोटल करिए फटाफट. This is 7,720. Okay, let's carry on. This is 5,900. This is 4,550. And this is 3,910. कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस चल रही हैं. सो मैंने सिंपल ऐड करती गई और डालती गई. राइट? तो
आपने इन सभी का टोटल कर लिया, आप आराम से पॉज करके चेक करके आराम से कैलसी पे कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो गया लगता है, तो आप फटाफट कर लीजिए, वो पॉज कर लीजिए। अगर आपका नहीं हुआ है तो मत खुद चेक करिएगा, सिर्फ कॉपी डाउन नहीं करना है। नाउ एक्सपेंसेस ऑफ डी आया, वो जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसको भी बांटना है। क्वेश्चन ने कहा था 4333 के रेशियो, 433 के रेशियो बांटना है। सो हमने यहाँ से माइनस किया, और 433 मतलब डिवाइड बाई 10 इंटू 4 इट बिकम्स 1820, एंड 3 इट बिकम्स 1365 एंड 1365। और एक्सपेंसेस ऑफ ई बांटते हैं। उन्होंने कहा था डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटना है, और डायरेक्ट वेजेस का रेशियो था 765। सो 765 को अगर मैं रेशियो में बांटूं तो दिस बिकम्स 3910 को मैंने रेशियो में बांटा, इट बिकम्स 1520 एंड 1303 एंड 1086। सो मेरा टोटल ओवरहेड का जो चार्ट आता है वो आ गया मेरे पास। टोटल ओवरहेड इज हाउ मच? 13680 10388 8351। ये आ गए हमारे ओवरहेड्स। अब ये हमने सीखा क्या बेटा? क्या सीखा? हमने सीखा एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। सबको समझ में आया जी? यस मैम, हमने रेशियो में बांटना सीखा है। और रेशियो में बांटने वाला काम बहुत ज़्यादा टिकलिश नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत सिंपल रेशियो में बांटना होता है। अब हमारे इस क्वेश्चन के नीचे आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लीव सम स्पेस बिलो दिस क्वेश्चन एंड देन वील मूव अहेड। क्यों मैम? अब बताऊंगी बेटा, अभी नहीं, अभी हम सिर्फ एलोकेशन अपॉर्चमेंट सीख रहे हैं, अभी हमें एब्जॉर्प्शन नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि आप एब्जॉर्प्शन भी सीखेंगे। तो चलिए आइए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 इंटर डिपार्टमेंट सर्विस का है। यहाँ पर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की सर्विस भी कर रहा है। A factory is having 3 production department A, B, C and 2 service department, boiler house and pump room. So अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या कह रखा है कि यहाँ पर बॉयलर हाउस और पंप रूम है। द बॉयलर हाउस हैज टू डिपेंड अपॉन द पंप रूम फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर एंड द पंप रूम इन टर्न is dependent on the boiler house for the supply of steam power for driving the pump. The expenses incurred by the production departments during the period are A 8 lakhs, 7 lakhs, 5 lakh. The expense of boiler house is 234 and pump room is 3 lakh. Now, अब हमारे को सब कुछ चीजें दे रखी हैं, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमारी रिडिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर अपॉर्चनमेंट और एलोकेशन ज़्यादा नहीं है, राइट। रिडिस्ट्रीब्यूशन में बात करते हैं, खास करके अभी हमने डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन देखा। जब इंटर डिपार्टमेंट सर्विसेज आ जाएं, जब इंटर डिपार्टमेंट सर्विसेज आ जाएं तो फिर क्या करते हैं? जब इंटर डिपार्टमेंट सर्विसेज आएंगी P1, P2 एंड P3 एंड सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2, so S1 is working for P1 and P2 and P3 and also for S2। कैसे पता चला मैम? देखो नीचे एक टेबल दिया हुआ है बॉयलर हाउस और पंप रूम का। ये बॉयलर हाउस है और ये पंप रूम है, राइट। बॉयलर हाउस ना सिर्फ स्टीम बनाता है, बिजली बना, बॉयलर हाउस बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी बना करके वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2 को तो दे ही रहा है, साथ में वो पंप को भी दे रहा है ताकि पंप से बिजली चल के पंप पानी पंप कर सके। सिमिलरली S2 P1 की हेल्प करता है, P2 की हेल्प करता है, P3 की हेल्प करता है, और साथ में S1 की भी हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि पंप ने जो पानी दिया उसी से तो बिजली बनेगी, उसी को तो पानी बॉईल करेगा, राइट। सो अब कैसे डिवाइड करेंगे मैम, ये समझना बाकी है। सो
दिस इज डन बाय 2 मेथड्स. सो हम इक्वेशन 2 मेथड से करेंगे. वन इज simultaneous equation method. साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड मतलब यहाँ पर हमारे इस मेथड में क्या बनने जा रहा है, 2 इक्वेशंस बनने जा रही हैं. हम यहाँ पर 2 इक्वेशन बना के काम करेंगे, राइट. या इसको रेसिप्रोकल मेथड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा इसको? रेसिप्रोकल मेथड भी बोलते हैं. ओके. एंड नंबर 2 इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. सो क्या है ये दोनों मेथड हमें समझना है. सबसे पहले हम रेसिप्रोकल मेथड हम कर रहे हैं. और तीसरा एक और मेथड आता है बेटा, इट्स नॉट टू, थोड़ा सा कंडीशनल है ये मेथड. सब सर्कमस्टेंस में थर्ड मेथड नहीं लगेगा. स्टेप एंड लैडर मेथड, ये थोड़ा सा कंडीशनल मेथड है. स्टेप एंड लैडर मेथड. सो देयर आर 3 मेथड्स, राइट. सो जो थर्ड मेथड है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड आर अप्लाइड टू एनी क्वेश्चन, बट थर्ड मेथड के लिए हमारे को थोड़ा सा एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया वाला क्वेश्चन चाहिए, तभी आप थर्ड मेथड लगा पाएंगे. सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं. कौन सा मेथड पहले करें? तो चलो साइमल्टेनियस इक्वेशन करते हैं, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 2 ने एक स्टेटमेंट ऑफ हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, मतलब वो वाला पोर्शन जो आपने नीचे बनाया था, मतलब कि जैसे ये वाला पोर्शन बनाने जा रहे हैं अभी हम, जहाँ पे सारे ओवरहेड्स के टोटल दे रखे हैं. हमारे को पहले वो ओवरहेड का टोटल निकालना पड़ा था. अब की बार क्वेश्चन में क्या हुआ कि अब की बार हमें क्वेश्चन में दे रखा था. सो हम से स्टेटमेंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं. बाय विच मेथड? बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड या रेसिप्रोकल मेथड. Okay, so these are the departments. What is the name of the department? A, B, C, D, E. So this is A, B, C, D, and E. What are the expenses given in the question? A का expenses overhead total दिया हुआ है अपने को 8 lakhs. B का कितना दिया हुआ है बेटा? 7 lakhs. C का कितना दिया हुआ है बेटा? 5 lakhs. D का है बेटा जी 234, 2,34,000. और E का दिया हुआ है 3 lakh. राइट. सो ओवरहेड इज 8 lakh, 7 lakh, 5 lakh, 234 एंड 3 lakh. ये हमारे को सारा खर्चा दिया हुआ है. अब मुझे क्या करना है? मुझे इक्वेशन बनाना है. अब इक्वेशन कैसे बनेगा? लेट्स फाइंड आउट. हमें दिया हुआ था जो D है ऐसे दिया हुआ है A, B, C, D and E. It is given to be 20%, 40%, 30%, nil and 10%. Let's talk about E. It is 40%, it is 20%, it is 20%, and this is 20% and nil. So हम क्या करेंगे? यहाँ पर अंडे बनाएंगे 2. ध्यान रखना, हमने सर्विस डिपार्टमेंट के क्या बनाने हैं? अंडे. और इन अंडों में से ऑमलेट नहीं निकलेगा, ना चिकन निकलेगा, हमारी इक्वेशन निकलेगा, राइट. तो इक्वेशन कैसे बनाना है? इक्वेशन बनाना है D इज इक्वल टू, यहां से शुरू करेंगे. D इज इक्वल टू, डैश की जगह डालिए उसका अपना खर्चा, और उसका अपना खर्चा था 2,34,000 प्लस. अगर आप अंडे नहीं बनाएंगे तो आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही से नहीं बनेगी, राइट. फिर चिकन निकलेंगे, फिर इक्वेशन नहीं निकलेगी. ध्यान रखना, अंडा बनाना जरूरी है.
सो डी इज इक्वल टू डैश की जगह डालिए अपना खर्चा एंड 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ ई. सो हमने कहा दिस इज 20% ऑफ ई. अब नेक्स्ट पे आते हैं. दिस इज 10% ऑफ डी. ई की इक्वेशन में चलते हैं डाउन. ई इज इक्वल टू 10% ऑफ डी प्लस डैश पे जो डलेगा उसका अपना खर्चा है 3 lakhs. 2 इक्वेशंस बन गई है. कैन यू सॉल्व? यस मैम, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं. तो d इज इक्वल टू 2,34,000. मैं सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर रही हूँ. प्लस 0.2 ऑफ 0.1 d प्लस 3 lakhs. So this is 2,34,000 plus 0.02 d plus 60,000. So this is 2,94,000 plus 0.02 d is equal to d. So it is 0.98 d is 2,94,000. So what is d? Right? What is d? D comes out to be 3 lakh. 294 divided by 2,94,000 डिवाइड बाय 0.98. आप एक बार सब बच्चे कैलकुलेट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत ना आ रही हो आपको. So this is my calci says the same thing. Right, this is 3 lakh. Now finding out E, it is 0.1 of D plus 3 lakh. So it comes out to be 3,30,000. कितना आया बेटा? 3,30,000. अब ये जो D और E आया आपका, आपने इस टेबल पे डालना है. 3 लाख आया, डालिए, और 330 आया, वो भी डाल दीजिए. ओके. सो अब आपने क्या करना है, जिस रेशो में ये खर्चा बटा था वो बांट दीजिएगा. 3 लाख को बांटा, हमारा रेशो क्या था डी का? 20, 20, 40, 30, 10. राइट. सो 20, 30, 40, 10 हमने बांट दिया. एक्सपेंस ऑफ डी बांटा. 20% मतलब 60,000. 40 मतलब 1,20,000. 30 मतलब 90,000. 10 मतलब 30,000. ओके. अब 3,30,000 को बांटिए ई को. एक्सपेंस ऑफ ई 3,30,000 40%. 3,30,000 40% आया कितना बेटा? 1,32,000. 20% is 66,000. 20% 66,000 and 66,000. So my total overheads comes out to be 9,92,000, right? Then 8,86,000, 6,56,000. अब इनको अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया. राइट. तो दैट मीन सर्विस डिपार्टमेंट बढ़ गया ना. हाँ जी. तो ये हमारे पास आ गया ओवरहेड्स बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. आपने क्या किया, पहले इक्वेशन बनाया. क्या बनाया? पहले अंडे बनाए, अंडे से इक्वेशन डाला. राइट. अंडे से इक्वेशन बनाया और अंडे से इक्वेशन बना करके आपने सिंपल इक्वेशन को सॉल्व किया. जो डी और ई आपका निकला वो डी में से लेकर के बांट दिया और जो ई निकला वो ई में लेकर के बांट दिया. अल्टीमेटली वो 0 हो जाएगा एंड सारा का सारा खर्चा प्रोडक्शन पर डाल जाएगा. दिस इज अ वेरी इजी मेथड. दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. अब मैं आगे चल रही हूँ और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन पे चल रही हूँ. मजेदार बताओ, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन इससे भी ज़्यादा आसान है. सो हम लोग कर रहे हैं इसी सेम क्वेश्चन को दोबारा से. स्टेटमेंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी. नाम में बता रहा है रिपीट करना पड़ेगा, बार बार बांटना पड़ेगा. रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करना है. अच्छा जी, हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करना है. ओके, हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे.
ये मेथड थोड़ा बोरिंग मेथड है जी। इसलिए बोरिंग है क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो बोलते हैं मैम एक ही बार कर दो ना, जैसे अभी अपनी इक्वेशन बनाई किया, राइट। तो ये थोड़ा सा इसलिए होशियार बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको काम बार बार करना पड़ रहा है, राइट। ए बी सी डी ई, व्हाट वाज द एक्सपेंस, ओवरहेड्स कितना दिया हुआ था, ओवरहेड वाज 8 लाख, मतलब अपोर्शनमेंट एलोकेशन करके सब कुछ मुझे दिया हुआ है, कितना 8 लाख, एंड देन 7 लाख, and then 5 lakh, and then 2,34,000, and then 3 lakh, right? अब हम क्या करेंगे, हम डी और ई के राक्षस को बारी बारी से मारेंगे। तो सबसे पहले मैंने बांटा एक्सपेंस ऑफ डी, तो डी माइनस करिए 234, जो डी का एक्सपेंस है उसको बांट देते हैं, राइट। सो बांटते हैं कितने रेशो में, 20%, 40, 30, 10। सो 20% इज 46,800, 40% इज 93,600, okay, and 30% is 70,200, and this is 23,400. Now this is 0 और ये आ गया 232,400, 323,400। अब ना 323,400 को हम बांटेंगे एक्सपेंस ऑफ ई। सो 323,400 को हमने बांटा किस रेशियो में, 40, 20, 20, 20। बांटिए जरा, this becomes 129,360, this becomes 64,680, 64,680, 64,680। मैम ऐसे बांटने से तो ये तो ठीक है 0 हो गया, बट अब तो डी जिंदा हो गया। हाँ, अब डी जिंदा हो गया, तो ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा जहां डी को मारोगे तो ई जिंदा हो जाएगा, ई को मारोगे तो डी जिंदा हो जाएगा, डी को मारोगे ई जिंदा हो जाएगा, ई को मारोगे डी जिंदा हो जाएगा। अरे बाप रे, कितने मारते रहेंगे, मारते चलो बेटा, मारते चलो, अभी टेंशन काहे को लेनी है, राइट। सो जस्ट कीप ऑन डिमिनिशिंग इट। सो 64,680 बांटा, ये तो अच्छा मेथड नहीं है मैम, मैं तो पहले ही कहा था इंटेलिजेंट बच्चों को ये मेथड अच्छा नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि इसमें बार बार सेम काम करना पड़ता है। सो 12,936, राइट, 64,680 को बांट रहे हैं, देन कम्स 40%, this is 25,872, okay, and then 19,404, and this is 6,468। ये 0 हो गया, अभी आ गया 6,468। अब हम एक्सपेंस ऑफ ई को बांटेंगे। सो हमने बांटा 6,468, so let's do it. This is 2,587, this is 1,294, 1,294 and 1,293। ऑब्वियसली मैं डेसिमल्स में ले जाने में कोई मूड में नहीं हूँ, राइट। सो ये 0 हो गया, 1,293। एक बात देखिए, हर बार इसका जो अमाउंट है वो रिड्यूस होता जा रहा है, और बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, हर बार एक काफ़ी अच्छा रिडक्शन शो कर रहा है। दैट मीन्स मैंने वहाँ तक चले जाना है, मतलब 50-60 से कम, जहाँ पर आपके डेसिमल्स आना शुरू हो जाएंगे वहाँ पर, राइट। जहाँ 50 से कम हो जाए उसके बाद पूरा राइट ऑफ कर दीजिएगा। सो अब 1,293 को बांटा एक्सपेंस ऑफ डी, डी का रेशो 20%, 20% 259, 40% 517, 30% 388 and 129। now this is 129, 129, राइट। बांटो जरा एक्सपेंस ऑफ ई को, 52, देन कम्स 40%, 20% कितना आया, 26, 26 and 51 गया। This is 0 and this is 51, okay। now comes 51 आया,
अब मुझे आगे बांटना है एक्सपेंस ऑफ डी को। कि मैंने क्या गड़बड़ कर दिया? ये तो 2020 था ना? ओहो नहीं जी, ये तो 2020 है। दिस इज 26 ओनली। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 26 एंड नाउ आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 26। बट मैं डिस्ट्रीब्यूट ऑफ 26 के अंदर अब देखिए, अब मैं आई विल नॉट पुट इन द ई पार्ट, आई विल जस्ट राउंड ऑफ हियर। अब मैं सिर्फ ए बी सी में बांट के ख़त्म कर दूंगी इस 26 को, और रादर 26 भी नहीं है, 25 है ये, राइट क्योंकि मेरे को 129 का सम लाना था। तो 129 के सम लाने के लिए इट कैन नॉट बी 26, इट इज़ 25 बांटना है मुझे अब। सो अब मैंने क्या किया, सिंपल 25 का 20% इज 5, 40% इज 10 एंड 30% इज 7.5, दैट इज 8, राइट। सो मेरे यहाँ पर 2 आया, और मैंने अब इस 2 को सिंपल ख़त्म कर देना है। आप ऊपर भी ख़त्म कर सकते, यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते थे। तो 2 को बांटा तो हमने सिंपल कर दिया 40, राइट। तो 1 1 बांट दिया मैंने। अब हमने क्या करना है, इसका मतलब ये दोनों हो गए 0, मरते 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 ये इतने कम आ गए, 10 से नीचे आते ही हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। 50 के नीचे भी राउंड ऑफ कर, थोड़ा इंटेलिजेंटली करना पड़ेगा। सो दिस गो 0, दिस ऑलरेडी 0, हमने इन दोनों पे नहीं डाला। सो दिस इज एक्सपेंस ऑफ ई बांटा था हमने। अब मैं क्या करूँगी, अब इन सबका टोटल करूँगी। 8 लाख प्लस 46,800 प्लस मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, राइट, प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। ओके, तो मैंने सबको बांटना है और सबको बांट करके मैंने टोटल निकालना है। सो कितना आया जी मेरा टोटल, देखते हैं। नाउ व्हाट इज द टोटल ओवरहेड्स? यस, इट इज़ द सेम 9,92,000 विच वॉज अर्लियर। अगर एक आधी रुपये का ऊपर नीचे हो तो कोई खास टेंशन की बात नहीं है, राइट। सेम आंसर आना चाहिए जैसे कि आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन में आया था। साइमल्टेनियस इक्वेशन में तो मैम 2 स्टेप में निकल आया था, बट उसमें इक्वेशन बनानी पड़ी थी। और यहाँ पर हमारे को पहले डी बांटो, फिर ई बांटो, फिर डी बांटो, फिर ई बांटो, फिर डी बांटो, फिर ई बांटो, फिर डी बांटो, फिर ई बांटो। कहीं ना कहीं वो 20, 25, 10 जहाँ आपको लगे मैम अब मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ। वैसे मैं नॉर्मली 10 से नीचे प्रेफर करती हूँ कि 10 से नीचे आते ही मैं उसको राउंड ऑफ कर दूँगी, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डालूंगी, सर्विस डिपार्टमेंट पे नहीं डालूंगी, क्योंकि 10% का 10%, 20% हार्डली 1 और 2 बनता है। सो इट्स लाइक राउंड ऑफ, राइट। तो सिर्फ प्रोडक्शन पे डाल दीजिए, सर्विस पे मत ही डालिए। अब ऐसे करते करते यू विल रीच एट द सेम पॉइंट। सो हमने क्या करना है, अब सिंपल सारे को टोटल किया और टोटल करके हमारे पास सेम आ गया। सो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वॉज लिटिल टीडियस, यू नो, थोड़ा लंबा था, मगर हाँ आसान था, लेमैन वाला था। बांटते गए बांटते गए बांटते गए बांटते गए वैसा वाला। बट यहाँ इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 2 अंडे बनाने हैं, 2 अंडे से 2 मुर्गियाँ, मतलब मुर्गी नहीं निकालनी, इक्वेशन निकालनी है और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके डालना है। जो डी आया वो डी में डालिए, जो ई आया ई में डालिए, अब उसको बांट दीजिए, अपने आप कैंसिल ऑफ हो जाएगा, खत्म। सो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीख लिया बेटा, है ना। आज की क्लास नॉर्मल क्लासेस जो हम लोग देते हैं फेस टू फेस में, उसमें 2-2, 3-3 क्लासेस के बराबर हो गया आज काम। अरे बड़ा आसान था, कुछ भी टेंशन नहीं था आज तो हमने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। सिंपल सिंपल पहले ओवरहेड का मतलब सीखा, फिर हमने सीखा कि इस चैप्टर के अंदर करना क्या है। इस चैप्टर में प्रॉब्लम ये है कि ये चैप्टर प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाइड चीज़ों का नहीं है। जो इनडायरेक्ट चीज़ें हैं उनको इन प्रोडक्ट पे डालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट पे नहीं डाल रहे हैं, सबसे पहले हम डिपार्टमेंट पे डाल रहे हैं। सो हमने कहा डिपार्टमेंट्स का नाम रखा हमने कॉस्ट सेंटर, और पहले इन डिपार्टमेंट पे डालना सीखते हैं, फिर प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। तो हमने कहा कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। तो सबसे पहले हमने सारा खर्चा उनको हमने बांट दिया अपोर्शनमेंट और एलोकेशन करके, राइट। एलोकेशन और अपोर्शनमेंट में हमने सारा खर्चा बांटा पर्टिकुलर रेशियोज में, और पूरा एक चटाई बना दिया सारे खर्चों का। उसके बाद सारे खर्चों का टोटल निकाल दिया, और सारे खर्चे जब डिपार्टमेंट वाइज आ गए तो हमने कहा सर्विस डिपार्टमेंट इज द एक्सपेंस फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का सारा खर्चा हमने प्रोडक्शन पे डाला। अगर सर्विस सिर्फ प्रोडक्शन को सर्विस दे रही है
तो सिंपल है, सिंपल रेशियो में बांटना है। बट अगर सर्विस प्रोडक्शन को नहीं दे रही है, अपने आप को भी आपस में दे रही है, तो हमने सीखा, अभी तक हमने 2 मेथड सीखे हैं, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने सेम क्वेश्चन नंबर 2 को साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी करके देखा और हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन को भी करके देखा। इट इज द सेम क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। आई एम नॉट डूइंग दिस डिफरेंट क्वेश्चन। सो हियर हमने आज देखा कि कैसे ओवरऑल सीन बनाया जाता है, और हमने अपने प्रोडक्शन को ऊपर सारे खर्चों को डाल दिया, किसके? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर। अब जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर आएगा तो आगे क्या होगा, प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचेगा? मैम अब तो बस बता दो, नहीं बताऊंगी, अगली क्लास में बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास हमने सीखना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये जो टोटल हमने निकाला है सब अपने अल्टीमेटली प्रोडक्ट पे कैसे जाएगा, हाउ विल वी पुट these overheads on the product. So wait till the next class. अभी तो मैम थर्ड मेथड बाकी है, स्टेप एंड लैडर मेथड। तो स्टेप एंड लैडर मेथड करेंगे, साथ में प्रोडक्ट पे डालना सीखेंगे, एंड वी विल लर्न कैसे ओवरहेड को प्रोडक्ट तक पहुंचाया जाता है, कैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ऐड करा जाता है। राइट क्यों करते हैं? ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। जब तो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट नहीं आएगी तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, और सेलिंग प्राइस तो आपको चाहिए ही चाहिए। राइट तो हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेट टिल द नेक्स्ट क्लास। बट अभी वीडियो ऑफ मत करिएगा, अभी मेरे पास काम करने लायक एक और चीज़ है। एक तो पीटीआर पेज पे एक बात लिखवानी थी। क्या लिखवाना था? एक तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर ऑल्सो ओवरहेड्स, ये तो बात बताया ही था। राइट नंबर 2, वी मस्ट रिमेंबर to put indirect material, जो आपके इनडायरेक्ट मटेरियल था, इनडायरेक्ट वेजेस था, कोई बच्चे डालना भूल जाते हैं क्योंकि उनको सिर्फ रेशोज में आदत पड़ी होती है। इनडायरेक्ट वेजेस इन द ओवरहेड शीट, आपको ओवरहेड शीट के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस को भी डालना है, इसको भूलना नहीं है गलती से भी, एंड दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको बच्चे अपना होमवर्क करके लाना है। यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23। कर लेंगे ना? सिर्फ उतना तक जहाँ पे हम टोटल निकालेंगे। अभी यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन का काम शुरू होगा, वो अभी नहीं करना, वो अगली क्लास में आएगा। सो 23 and also you do question number 25 and then 26, then 27. ओके सो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब की बार हमने जो काम किया, आप शीट बनाएंगे पहले और उसके बाद फिर उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काम करेंगे। तो सब बच्चों ने ये काम करना है अगली क्लास से पहले। बिफोर यू वॉच द नेक्स्ट क्लास प्लीज़ डू योर होमवर्क, ताकि मैं आपको इतना इंटेंस आपकी प्रैक्टिस हो जाए ताकि मैं प्रोडक्ट तक पहुंचा सकूं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Bye for now. Do your homework. Do not forget your homework. Bye bye.